हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांग कोड डिजिलेशंस क्लास। मैं हूँ सीमा साद और एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 8 के सोशल साइंस का लेसन 4, जिसका नाम है राष्ट्रीय एकीकरण। आज हम इस अध्याय में राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्वों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? जैसा कि इसका नाम है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण मतलब राष्ट्र की एकता। तो राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें आपस में समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसका अर्थ यह होता है या उसका तात्पर्य यह होता है कि जो राष्ट्र में या देश में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के, मीन्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक विशाल देश है और उसमें कई जाति, धर्म और भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इतनी भिन्नताएं होने के बाद भी लोगों का आपस में बिना किसी जाति के, बिना किसी भाषा के और बिना किसी धर्म का भेदभाव किए आपस में मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की समान अनुभूतियों का एहसास करना। मीन्स अगर किसी के साथ कोई दुख की घटना घटती है तो उसके दुख में शामिल होना, यदि किसी के यहाँ कोई खुशी का मौका आता है तो उसमें शामिल होना, यानी एक दूसरे की सुख दुख की भावना में एक सा एहसास होना, समान अनुभूतियों का एहसास होना ही राष्ट्रीय एकीकरण है। और इसको और हम थोड़ा सा अगर विस्तार से समझें तो राष्ट्रीय एकीकरण का जो मूल तत्व है या मूल आधार है वह है राष्ट्र के लोगों का एक दूसरे के साथ भावनात्मक एकीकरण का होना। यानी जो राष्ट्र के लोग हैं वो एक दूसरे की भावनाओं में समझते हैं और उसके साथ देते हैं समय आने पर। राष्ट्र के निवासियों या राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना भी हम इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण मतलब राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना का व्यापक होना। राष्ट्रीय एकीकरण नागरिकों के विचार, व्यवहार और संकल्प से उत्पन्न होता है। यानी राष्ट्रीय एकीकरण का निर्माण कैसे होता है या राष्ट्रीय एकीकरण कैसे बनता है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र के लोगों के विचार, व्यवहार और संकल्प से उत्पन्न होता है। यह नागरिक के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन शक्तियों और विचारों का विरोध करे और उनका सामना करे जो राष्ट्रीय एकता की भावना और अखंडता को कमज़ोर करते हैं, तथा ऐसे कार्य करे जिससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत हो। यानी राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हो, ऐसे कार्य करें। तो यह था राष्ट्रीय एकीकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण में कौन कौन से सहायक तत्व होते हैं, मतलब राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वह है समान मौलिक अधिकार। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने कक्षा 7 में भी पढ़े होंगे मौलिक अधिकार, समान मौलिक अधिकार। समान जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि समान मतलब यह जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, यह सभी लोगों के लिए यानी देश में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हैं। और आपको पता होगा या आपने सुना भी होगा कि हमारे देश के कानून के अनुसार सभी लोगों को या राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं यह भी आपने पढ़े होंगे। समता का अधिकार नंबर 1, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार,
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है 6 मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो राष्ट्रीयकरण में ये मौलिक अधिकार अहम भूमिका निभाते हैं। तो मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त हैं और ये है अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त है। यानी हमारे देश में जो इतनी भिन्नताएं हैं, इन भिन्नताओं का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, यह अधिकार सभी के लिए हैं। नागरिकों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिकों को विकास के समान अवसर प्रदान करते हैं। मीन्स मौलिक अधिकारों से नागरिक अपना विकास कर सकते हैं और संपूर्ण विकास करते हैं या कर सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत या संवैधानिक प्रावधानों के से समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को संरक्षण प्राप्त है। यानी समाज में जो 3 अभी मैंने आपको कैटेगरी बताई हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी और ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग, इन तीनों वर्गों को इनसे संरक्षण प्राप्त है यानी सुरक्षा प्राप्त है। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म, भाषा आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार हमें इन सारी चीज़ों की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अब चूँकि जैसे हमारे देश के कानून के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वैसे ही सभी नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। तो समान मौलिक कर्तव्य और समान मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 10। तो मौलिक कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान में उल्लेख है। तो मौलिक अधिकार जिस तरह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वैसे ही मौलिक कर्तव्य भी भारतीय नागरिकों के हैं। यानी मौलिक अधिकारों से ही मौलिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सभी नागरिकों को भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। यानी ये सब देश के सभी नागरिकों का ये फ़र्ज बनता है, यह उनकी जिम्मेदारी है या कहें उनका कर्तव्य है कि वह जो हमारे देश की राष्ट्रीय चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन, इन सभी की वह सुरक्षा करें और एकता और अखंडता को बनाए रखें और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें और बंधुत्व की भावना का निर्माण करें। इसके अलावा जो सार्वजनिक संपत्ति है यानी जो सरकारी संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करें, ईमानदारी से काम करें और भारत में लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। भारत में संघ अथवा केंद्र, संघ कह सकते हैं या फिर केंद्र, राज्यों में कानूनों को लागू करने के लिए इकहरी न्याय व्यवस्था की गई है। भारत की न्यायपालिका का एकीकृत स्वरूप है जो कि उसका गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। तो अब यदि मैं आपसे संक्षेप में करूं कि जिस तरह भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वैसे ही भारतीय नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। उन्हें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। अब तीसरा जो राष्ट्रीयकरण में सहायक तत्व है वह है पंथ निरपेक्षता। मीन्स पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मीन्स हम धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का दूसरा पर्यायवाची शब्द है धर्मनिरपेक्ष। यानी हमारे संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। यानी हमारा जो देश है भारत, वह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी एक धर्म को मान्यता न देना।
देश के कानून के अनुसार किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देना। कानून के अनुसार, कानून की नज़र में सभी धर्म एक समान होना। यानी हमारा जो देश इतना विशाल देश है और उसमें इतने अलग अलग धर्म, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इतने धर्म होने के बावजूद भी हमारे देश ने किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी है। हमारे देश के कानून के अनुसार सभी धर्म एक समान है, ना कोई धर्म छोटा है और ना ही कोई धर्म बड़ा है। और प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करती या करेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के कानून के अनुसार प्रत्येक धर्म एक समान है। कोई भी धर्म कानून की नज़र में छोटा या बड़ा नहीं है और देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है और कोई भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के अनुसार धर्म के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो यह है पंथ निरपेक्षता। अब चौथा जो पॉइंट है वह है समान प्रतीक चिन्ह। भारत के संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को भी अपनाया गया है। यानी हमारे देश के कानून के अनुसार राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को अपनाया गया है, जो कि समस्त नागरिकों को आदर्श एवं निष्ठा के लिए प्रेरित करते हैं। यानी ये जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जिन्हें संविधान ने अपनाया है, वह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देश के नागरिकों के लिए निष्ठा के लिए प्रेरित करते हैं। और वह प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो हमारा जो प्रतीक चिन्ह है, पहला जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह। तो यह हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं जो कि व्यक्ति के अंदर निष्ठा और आदर्श को जगाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय भावना को भी बल प्रदान करते हैं और एकता की भावना की भी स्थापित करते हैं। और यह सभी चीज़ें राष्ट्रीयकरण में सहायक हैं। चूँकि भारत में विभिन्न समुदाय, संप्रदाय, जाति और भाषा के लोग रहते हैं, जिनके रीति रिवाज और त्यौहार अलग हैं, किंतु इनके अलावा हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व भी हैं, मीन्स 3 राष्ट्रीय त्यौहार भी हैं। इतने धार्मिक त्यौहार होने के साथ साथ हमारे देश में 3 राष्ट्रीय त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस मीन्स 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, गणतंत्र दिवस मीन्स 26 जनवरी इस दिन हमारा देश का कानून लागू हुआ था, और तीसरा राष्ट्रीय त्यौहार है गांधी जयंती मीन्स 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार हमारे देश के 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं और इन्हें हमारे देश के सभी लोग बड़े ही उल्लासपूर्वक या खुशी से मनाते हैं। और यह त्यौहार भी हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रबल करते हैं या राष्ट्रीय एकता की भावना को बल प्रदान करते हैं। अब हमारा जो 5वां और अंतिम राष्ट्रीयकरण में सहायक तत्व है वह है पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है पर्यटन, तो पर्यटन यानी घूमने फिरने वाली, भ्रमण करने वाली जगह। प्रारंभ से ही पर्यटन राष्ट्रीयकरण का प्रमुख सहायक तत्व रहा है। यानी कि शुरुआत से ही जो पर्यटन है वह हमारे देश के राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। इतने विशाल देश को समझने में और सभी में एकता की भावना जगाने में राष्ट्रीय पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं को समझते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण समान भाव, विचार और दृष्टिकोण विकसित होता है। पर्यटन देश की संस्कृति को, आर्थिक और औद्योगिक विकास के नए आयामों को समझने में सहायक होता है। यदि मैं आपसे सरल शब्दों में कहूँ तो पर्यटन से हमारे देश में
राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है। इसके माध्यम से लोग जो कि घूमने जाते हैं अलग अलग जगहों पर, ऐतिहासिक जगहों पर, वहाँ अलग अलग जाति के लोग मिलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग मिलते हैं और एक दूसरे के मिलने से जुलने से लोग अलग अलग भाषाओं को बोलने वालों को, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच रहकर एक दूसरे की समस्याओं को, एक दूसरे की विशेषताओं को समझते हैं, जो कि हमारे देश में राष्ट्रीयकरण को बढ़ाते हैं। तो इस तरह पर्यटन और राष्ट्रीयकरण एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने राष्ट्रीयकरण में सहायक तत्व और राष्ट्रीयकरण क्या है इसको समझने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।